Yes, hello everyone. This is question number 1 of CA Inter November 18 और हम लोग लास्ट कई दिनों से इस टाइप के सीरीज को हैंडल करते जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 अगेन इट्स बेस्ड ऑन ओपीसी एंड एज यू नो दैट ये नवंबर 18 का पेपर है तो इसके आंसर्स को मत देखिएगा. रीजन बीइंग उस समय ओपीसी के प्रोविजंस अलग होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं. XYZ is an OPC incorporated in the year 2014-15 with an authorized capital of 45 lakh rupees. The capital was fully subscribed and paid up. Turnover of the company during 2014-15 and 15-16 was 2 and 2.5 crores respectively. Promoter of the company seeks your advice in the following circumstances. Whether OPC can convert into any other kind of company during 2016-17? क्या वो दूसरे टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है? 14-15 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, 15-16 16-17 यानी कि 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ और उसे कन्वर्ट होना है. रुकिए रुकिए, मेरी आवाज से प्रभावित मत होइएगा बिकॉज सम पीपल फील आवाज चेंज हुआ तो आंसर कुछ अलग होगा. मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आपको. आइए आगे देखते हैं. प्लीज एडवाइस विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट इन द बिलो मेंशन्ड सर्कमस्टांसेस. इफ द प्रमोटर्स इंक्रीज द पेड अप कैपिटल बाय 10 lakhs ड्यूरिंग 16-17, इफ द टर्नओवर ऑफ 16-17 वाज 3 crores. पहले एक बात बता दूं, अमेंडमेंट्स हुआ था ओपीसी के रूल्स में इन द ईयर 2021 फरवरी, एग्जैक्ट डेट आई कांट रिकॉल ऑफ 21. तो उसमें अमेंडमेंट में एक बात बोला गया था कि पहले नियम होता था जो ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी विद इन 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन. यानी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 2 साल बीत जाए तब ओपीसी अपने आप को कन्वर्ट करवा सकता है. उसमें एक एक्सेप्शन था कि कभी कभी आप 2 साल के पहले भी कन्वर्ट कर सकते थे अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख क्रॉस कर ले या आपका एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग दैट पीरियड क्रॉसेस 2 crores. तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के और अगर आप सिर्फ छपा हुआ आंसर पढ़ के जाएंगे पहले से, जो आंसर रॉन्ग नहीं है बिकॉज वो तो उस समय का सोल्यूशन है. बट नाउ व्हेन यू आर रीडिंग द आंसर यू हैव टू अमेंड दिस फुल पेज वंस एज पर द अमेंडमेंट इन द रूल्स. नाउ इवन बिफोर 2 years कन्वर्जन कैन बी डन. यानी ओपीसी अपने आप को दूसरे कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. ओपीसी कन्वर्ट कर सकता अमेंडमेंट में. मुझे 2 साल तक अब वेट नहीं करना होगा. यानी कि पुराना आंसर्स जो था कि 2 साल पहले आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, उसमें एक एक्सेप्शन भी था पर वो अब मेरे कुछ काम का ही नहीं है. नाउ इवन बिफोर 2 years आई कैन कन्वर्ट ओपीसी इनटू अनदर काइंड ऑफ कंपनी बाय ऑल्टरिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. वो एसआर वैसआर पास करके क्लॉजेस को ऑल्टर करके इट कैन बी डन. सो इट्स अ 2 mark क्वेश्चन. +2 दोनों मतलब 4 है टोटल का. ठीक है. नाउ क्वेश्चन बी, लेआउट. एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट. अब यहां बोनस इशू की बात हो रही है. ये इनका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व. थोड़ी सी आपको बोनस इशू की बात याद दिला दूं दैट बोनस इशू रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं दिया जा सकता. फ्री रिजर्व्स कैन बी यूज, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज, सीआरआर कैन बी यूज. तो आइए यहां पर भी ऐसा है क्या? यस है. तो 5 + 3 + 4 12 lakhs इज अ सोर्स अवेलेबल फॉर बोनस. यहां पूछ रहा है अगर कंपनी बोनस शेयर्स देना चाहता है इन द रेशियो ऑफ 1:3, यानी अपने हर 3 शेयर्स जो उसके पास है उसके लिए 1 देगा. तो 1 शेयर के लिए 1.1/3. तो इसके पास अगर मैं बोलूं 30 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल है तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपया का बोनस इशू लाएं. तो 10 लाख का अगर बोनस इशू लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं. यस, क्योंकि मेरे पास सोर्स है 12 लाख का. पर अगर मैं 1:2 के केस में जाऊंगा तब आप देखोगे पर हर 2 के लिए मैं 1 देना चाह रहा हूं, 1 के लिए 1/2. तो अगर मैं 30 लाख की बात करूं तो 15 लाख का खर्चा मेरे को आएगा यहां पर. इस सिचुएशन में सेकंड प्रपोजल कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड. तब मेरा वो एक्सीड कर जाएगा. तो जब आप इसको एग्जाम में आंसर में लिखें, लुक हियर एवरीवन, आप इसमें पहले थोड़ा सोर्स का बखान करेंगे फुल पेज वंस कि बोनस शेयर्स के लिए क्या क्या सोर्सेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने ये लिखा और किस सोर्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इवन दिस इज रिटन. मैं ये सारी मार्क्ड पीडीएफ मेरे वेबसाइट पे डाल दूंगा. और फिर वो जो मैं कैलकुलेशन दिखा रहा था और कौन सा विद इन द लिमिट है और कौन सा एक्सीड कर रहा है लिमिट को, इवन दीज थिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम दिस पार्ट. इज इट ओके? पक्का? श्योर? वेरी गुड. कम टू क्वेश्चन नंबर सी. Karan was holding 500 equity shares. लैंग्वेज मिल रहा है कुछ? सॉरी, सी रोमन 1 पहले पढ़ते हैं. YZ Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend of 10% for the year 17-18 out of the current year profits. 10% का. The company has earned a profit of 910 crores. तो सोच रहे देगा इतना 10% का.
कंपनी इंटेंस डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द जनरल रिजर्व्स, क्या उसे अलाउड है ऐसा करना? तो सेक्शन 123 जब हम लोग कंपनीज एक्ट का पढ़ रहे थे, इसमें लिखा था कंपनी मे बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, a company may before the declaration of dividend it may transfer such percentage of its profits to the reserves as the board of the company may determine. तो ये कंपल्सरी नहीं है, it is a discretion of the company via its board resolution. Okay, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट एस्पेक्ट में क्या दिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहां पर, करण जो कि 5000 इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा था, फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वाज नॉट पेड बाय करण. 10-10 रुपया जो उसे देना चाहिए था नहीं पे किया गया. A final call of ₹10 was not paid. MS Future Limited declared dividend of 10%. Examine with reference to Companies Act the amount of dividend Karan should receive. Question वापस देखो. Karan was holding 5,000 equity shares of 100 each. A final call of 10 per share was not paid by Karan. Future Limited declared a dividend of 10%. तो ये 10% डिविडेंड मैं नहीं दूं अगर, तो आप तो बोलेंगे सर उल्लंघन हो गया, लेआउट है ना कि वो सॉरी लॉ है ना कि विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टू पे. पर उसमें ये भी था इफ द डिविडेंड इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉल्स इन अरियर्स और एनी अमाउंट लॉफुली ड्यू यू आर नॉट अ डिफॉल्टर. तो कंपनी की कोई डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी, हम जो इंटाइटल्ड इसके डिविडेंड है. लेआउट फुल पेज. नो ऑफेंस विल बी कमिटेड अगर हम नहीं पे करते हैं, रादर हम एडजस्ट कर देते हैं कॉल्स इन अरियर्स को उसके डिविडेंड के साथ. पढ़ के देखो प्लीज. Start reading everyone. Is it fine? Okay. The next one, layout please. Question number D. मैं चाहूंगा फुल पेज करो बच्चे, अगर क्वेश्चंस को पढ़े. ये श्योरिटी ने श्योरिटी दे दी थी कि आप अच्छे से काम करेंगे, पर 6 महीने बाद जिसके लिए मैंने श्योरिटी दी थी और जिस कंपनी को मैंने श्योरिटी दिया था वो आपस में उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरी किया है. तो क्या श्योरिटी 6 महीने के बाद वाले डिफॉल्ट के लिए जिसको मैंने नौकरी में रखवाया था, क्या मेरी अभी भी कोई जिम्मेदारी रहेगी या नहीं रहेगी? स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. स्टार्ट रीडिंग. मिस्टर चेतन के बारे में पढ़ना शुरू करिए. यस वी आर बैक. तो इसमें सिंपल क्वेश्चन यही है जो अभी आप लेआउट में देखेंगे. प्लीज कैन आई हैव द लेआउट. इफ द क्रेडिटर मेक्स एनी वेरिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, अगर वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में अगर कोई भी वेरिएशन करते हैं, ये लैंग्वेज आंसर में आना चाहिए, विदाउट द कंसेंट द श्योरिटी इज डिस्चार्ज. मार्क्स नहीं मिलेगा अभी भी आपको. नेक्स्ट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. As to the transactions subsequent to the variation, यानी whatever transactions were done after the variation, उसके लिए कोई liability नहीं होगी. पढ़ के देखिए प्लीज. The surety is discharged as to the transactions subsequent to the change. तो first 6 months के लिए मेरी liability है, पर उसके बाद वाले के लिए मेरी liability नहीं है. तो students usually just write down that discharged subsequent to the variation. पूरे 6 महीना से मैं कैसे बच जाऊंगा? पहले 6 महीना में तो मेरी लाइबिलिटी रहेगी ना, क्योंकि मैं श्योरिटी था सपोज. ओके. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर्स, क्वेश्चन नंबर 1, लेआउट. कोमल लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया ऑन 27 सितंबर. उसकी एजीएम होल्ड हुई थी. अब यहां पे बच्चा देख के डर गया एग्जाम में. है बहुत सिंपल. एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट रेफरिंग टू द जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट. दोनों बताओ द डेट्स ड्यूरिंग विच Komal Limited, Komal है ना? Yeah, the dates during which Komal Limited is required to pay the dividend, and or the dates during which Komal Limited is required to transfer the unpaid or unclaimed dividend to the unpaid dividend account.
तो सबसे पहले यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा that dividend must be paid within 30 days from the date of declaration. And in the General Clauses Act हम लोग सीखे थे that when we count the days in a series, the first day is excluded and then we start counting. यानी 28 सितंबर से लेकर देखना होगा मेरा 30 days कब हो रहा है. So the dates during which Komal Limited is required to pay dividend would be 28 September to a date, एक particular date, और लिखना होगा both days inclusive because 28 को अगर मैं पे कर रहा हूं वो भी सही है. And within what date I have to transfer? Transfer का नियम क्या होता था unpaid dividend account में? If 30 days from the date of declaration of dividend, if the dividend is not paid, then within 7 days from the expiry of 30 days. तो देखो यहां पर full page once again. Look here. 28 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर मेरा 30 डेज का पीरियड था. तो एंड की बोथ डेज आर इंक्लूसिव. तो 27 अक्टूबर मेरा 30 डे ओवर हो रहा है. वहां से मुझे काउंट नहीं करना है. मुझे फिर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के अंदर, अक्टूबर में 31 डेज होता है, तो 28, 29, 30, 31, 4 दिन, 1, 2, 3. तो ये बोथ डेज इंक्लूसिव, ये भी मेंशन कर देना. सो दिस इज अ गुड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जहां पे जनरल क्लॉजेज एक्ट का आपने नॉलेज शो किया. सर कहां दिख रहा है इसमें? तो कंपनीज एक्ट का ही ज्ञान है ज्ञान कंपनीज एक्ट का, पर जनरल क्लॉजेज एक्ट का शुरू वाला लाइन भी आ गया है that for according to the General Clauses Act, when we compute a time period, it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of day to use the word from, and for the purpose of including the last in a series of day. ये लाइन याद है आपको? तो ये हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी पढ़े थे और यहां पर इसको वापस अप्लाई भी कर लिए हैं. लेआउट वंस अगेन. सो दिस कवर्स योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नवंबर 2018 पेपर. तो इस टाइप के सीरीज मैंने डाले हैं जहां पे क्वेश्चन 1 पर मैंने ज्यादा फोकस किया है इसके रिवीजन में, ताकि ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका कमजोर किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए. थैंक यू सो मच.